जय हिंद। भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए यूपीपी का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए संख्या पद्धति के ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आपको संख्या पद्धति के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, संख्या पद्धति के जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, 1 सेकंड के लिए आप थोड़ा वेट करेंगे। तो संख्या पद्धति के आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने इस क्वेश्चन में इंक्लूड किए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपकी संख्या पद्धति में पूछे गए थे वो सभी इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शुरुआत से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चन देखिए, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। और इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। लगभग 8 स्लाइड्स हैं, तो लगभग 15-20 क्वेश्चन हैं इसमें, और यही सारे पूछे गए हैं। आप इससे ये पता चलेगा कि लेवल क्या रहता है। जो बहुत सारे लोग एसएससी वसएससी का लेवल लेके करवाते हैं, उससे आपको बचना है। देखिए, यूपी पुलिस अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको एसएससी लेवल का नहीं पढ़ना है, वरना वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे नीचे दी गई कौन सी संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो वर्ग संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? अंतिम 25 से पहले एक विषम संख्या होनी चाहिए। एक सम संख्या होना अनिवार्य है। अंतिम 25 से पहले एक सम संख्या होना अनिवार्य है। तो इसमें अंतिम 25 से पहले एक सम संख्या है, बिल्कुल है। इसमें अंतिम 25 से पहले एक सम संख्या है, बिल्कुल है। इसमें भी अंतिम 25 से पहले एक सम संख्या है। ऑप्शन सी में आपके अंतिम 25 से पहले एक सम संख्या नहीं है। यहाँ पे अगर अंतिम 25 से पहले एक सम संख्या है तो वो एक पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग का एक अलग टॉपिक होता है वैसे, कि आप सभी डिजिट को जीरो करेंगे। अगर डिजिटल सम उसका 9, 3 और 9 से आ रहा कट रहा है, डिजिटल सम उसका हो रहा है, तो यानी कि वो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का एक पूर्ण वर्ग संख्या का एक अलग टॉपिक होता है, उसके लिए हम थ्योरी अलग से कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि लास्ट में अगर 25 हो तो उससे पहले एक सम संख्या होना जरूरी है। अगर सम संख्या है तो वो पूर्ण वर्ग है, अगर सम संख्या नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इतना सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कठिन कठिन है, इसलिए पहला ही क्वेश्चन सरल देख के भागिएगा नहीं। सारे क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने कोई अपने मन से नहीं लिया है कि सरल लिया है या कठिन लिया है। ठीक है, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 256 का वर्गमूल यानी कि रूट 256 की वैल्यू कितनी होती है? 1 सेकंड। रूट 256 के लिए वैल्यू कितनी होगी? 16। और 16 की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो 16 और 4 का गुणनफल कितना होगा? 64। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 64 आपका आंसर हो जाएगा। 256 के लिए क्या होता है? 16, और 16 के लिए रूट क्या होता है? 4। तो 16 और 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करना है, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इजी इजी क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ। चलिए, ये इकाई के अंक का क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि यूनिट डिजिट पे आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। यूनिट डिजिट पे आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। यूनिट डिजिट के लिए एक अलग से थ्योरी क्लास मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप जाएंगे नीचे सेक्शन में स्लाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यूपी जीके की सारी वीडियोस अपलोड हैं, जितने भी टॉपिक यूपी जीके के हो सकते हैं उन सबका एमसीक्यूज मैंने इस पे कराया हुआ है। RWA की बुक्स का एमसीक्यूज है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो उसको आप कवर कर लेंगे चैनल पर जाके। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, 729 की पावर 149 है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 9 की पावर 149 है, 149। 9 की पावर में कोई भी विषम संख्या होती है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 9 ही होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकाई के अंक वाला वीडियो मैंने थ्योरी में पूरा कवर किया है, उसको आप जाके देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर 9 है और उसकी पावर में कुछ भी है, अगर वो विषम संख्या है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 9 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक संख्या का 6/7 का 1/3 28 के बराबर है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है x, उसके 6/7 का 1/3, 6/7 का 1/3 किसके बराबर है? 28 के बराबर। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये x इधर रहेगा और ये 2/7 उधर जाएगा, तो ये इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई 7/2 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौकू 8। 14 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 14 सत्ते 98। ठीक है, तो 98 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 98 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी संख्या का 6/7 का 1/3, मान लो वो संख्या x है, उसके 6/7 का 1/3 कितना हुआ? 28 के बराबर दिया हुआ है, तो उसको हमने 28 के बराबर रख दिया और यहाँ पे x की वैल्यू सिंपली निकाल ली है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से नहीं? अब देखिए, 15 से लेके 160 तक, अगर हम 1 से लेके 15 तक देखें तो कोई संख्या ऐसी है जो 17 से विभाज्य हो?
नहीं है। यानी कि अगर हम 1 से लेके 160 तक भी देखें तो कितनी संख्याएं जो कि 17 से विभाज्य होंगी, यानी कि 17 से पूरा पूरा डिवाइड होंगे, तो वो उतनी ही संख्याएं होंगी जो कि 17 के पहाड़ा में आते हैं, क्योंकि 17 दहामा तो 170 हो जाता है और 170 160 के आगे हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 17 का पहाड़ा गिनेंगे, यानी कि टोटल 9 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 15 से लेके 160 के बीच में आती हैं और 17 से विभाज्य हैं। ठीक है, टोटल कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं, लेकिन 4 से नहीं होती हैं। अब कौन कौन सी संख्याएं 17 से भी विभाज्य होंगी और 4 से भी विभाज्य होंगी? तो 17 गुणे 4 और 4 से विभाज्य होने वाली दूसरी संख्या कौन सी होगी? 17 गुणे 8। ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो कि आपके 4 से भी विभाज्य होंगी, बाकी सारी संख्याएं केवल 17 से विभाज्य होंगे। ठीक है, तो इस 9 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7। तो 7 संख्याएं टोटल आपकी इतनी हैं, ऐसी हैं जो कि आपके केवल 17 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य नहीं है। देखिए, जब हमने 17 का पहाड़ा पढ़ा तो उसमें कुछ संख्याएं 17 के पहाड़े में ऐसी भी होंगी जो कि 4 से डिवाइड होती होंगे, तो उनको हमें हटाना है। और 4 से कौन से डिवाइड होंगी? जो कि 4 के मल्टीपल में होंगे। तो 4 के मल्टीपल में कौन होंगी? 4 और 8 वाला, क्योंकि 4 कटेगा और 4 से 8 कटेगा, 9 तो 4 से कटेगा नहीं, तो 9 के मल्टीपल वाला 17 मल्टीपल 9 का वो तो कटेगा नहीं 4 से। तो 2 संख्याएं केवल ऐसी होंगी 17 के पहाड़े में जो कि 4 से भी कट रही हैं, तो उन दोनों को हटा देंगे। 7 संख्याएं आपकी बची हैं, 7 संख्याएं ऐसी हैं जो कि पूरा आपके 17 से विभाज्य हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन आप समझ गए? चलिए, ये लिखा हुआ है, एक बस कुछ पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। पहले पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। प्रारंभ में दिल्ली में कुल कितने बस यात्री सवार हुए थे? अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। तो जैसे मान लेते हैं, पहले पुरुष कितने चढ़ते हैं? पहले आपके यक्स पुरुष थे, आधी संख्या के बराबर महिलाएं हैं, और यक्स अपॉन 2 कितनी थी? महिलाएं थी। ये हो गए आपके मेल, तो ये हो गए आपकी फीमेल। ठीक है, एक्स अपॉन 2 महिलाएं थी। मेरठ पहुंचने पे 10 पुरुष उतर जाते हैं, इस यक्स में से 10 उतर गए और 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं, यानी कि इस यक्स अपॉन 2 में कितनी महिलाएं सवार हो गई? 5 महिलाएं सवार हो गई। अब बस में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या बराबर है, यानी कि अब इस बस में ये दोनों संख्याएं बराबर हो गई, ये मेल की हैं, ये फीमेल की। 10 उतरी हैं, यानी कि 10 माइनस कर देंगे, और 5 चढ़े हुए हैं महिलाएं, यानी कि 5 महिलाओं में प्लस कर देंगे। ये ऐसा 5 इसमें प्लस मत कर दीजिएगा। ठीक है, अब यक्स को एक साइड कर लेंगे, तो x माइनस एक्स बाई 2, ये x इधर आएगा और वो 10 उधर जाके क्या हो जाएगा? 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2x माइनस एक्स, तो x अपॉन 2 ही होगा, और ये उधर हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 दूना 30, ये 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 30, यानी कि पहले आपके 30 पुरुष थे, और अगर 30 पुरुष थी तो महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी, तो टोटल आपके सवारी कितने हो गए? अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस पर सवार हुए थे? तो 30 आपके पुरुष उसमें सवार थे और 15 आपकी महिलाएं उसमें सवार थी, तो टोटल कितने यात्री सवार हुए थे? 45 सवार हुए थे। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने माना है कि पुरुष x थे, ठीक है, और कह रहा है कि महिलाएं उनकी आधी संख्या के बराबर थी, यानी कि महिलाएं कितनी हो जाएंगी? x बाई 2 हो जाएंगी। अब वो कह रहा है कि मेरठ पहुंचने पे 10 पुरुष चढ़े, यानी कि 10 पुरुष उतर गए, यानी कि x में से 10 सब्सट्रैक्ट हो गया, माइनस हो गया, घट गया, x में से 10 पुरुष घट गए। और दूसरा, महिलाएं 5 चढ़ी हैं। महिलाएं कितनी थी? x बाई 2 थी, उसमें 5 चढ़ गई हैं, यानी कि वो प्लस हो गया है। और अब दोनों की संख्या बराबर हो जाती है, इसलिए हमने दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x को एक साइड कर लेंगे और संख्याएं जितनी हैं वो एक साइड कर लेंगे। आपको भी मालूम है कि प्लस वाली संख्या जब साइड के दूसरे साइड में जाती है तो माइनस हो जाती है। तो x बाई 2 प्लस में था, हमने इसको उधर भेजा, वो माइनस में हो गया, और इधर ये जो 10 माइनस में था ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 10 और 5, 5 पहले से प्लस में है, 10 और 5 जोड़ के 15 हो जाएंगे। और इसको जब हम माइनस करेंगे तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, कैंची गुणा करेंगे तो ये x बाई 2 आ जाएगा। भाई एक में से आधा घटा देंगे तो कितना आएगा? आधा ही तो बचेगा। तो उसी तरह x में से x बाई 2 घटा देंगे तो x बाई 2 बचेगा। आप ऐसे समझिए, एक में से आधा घटा दिए तो आधा बचा। ठीक है, तो ये आधा बचा है, और उधर कितना बच गया? 15 बच गया। अब ये इधर 2 भाग में है, उधर जाएगा गुणे में, तो 15 गुणे 30 हो गया। ये वैल्यू किसकी आई है? x की वैल्यू आई है, यानी कि पुरुष की वैल्यू आई है। तो पुरुष आपके अगर 30 थे तो वो बोला है कि महिलाएं उसका आधा थी, यानी कि 30 का आधा 15 थी महिलाएं। तो टोटल यात्री कितने हो गए? 30 और 15 45 हो गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? ये अभाज्य संख्याएं आपको अलग से देखना पड़ेगा। मैं अब आप कहेंगे कि इतने सरल सरल क्वेश्चन मैं क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ तो हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं आपके जो इसमें दिया हुआ है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें 83 और 89 है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि डी आप लगा देंगे। 83 और 89 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपका अभाज्य संख्या है, 83 और 89 दोनों। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। दो संख्याओं का योग 28 है। मान लो वो दो संख्याएं x और y हैं। ठीक है, और उनका योग कितना है? 28 है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 28 हो गया है। और उनका अंतर 12 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना हो गया है? 12 हो गया। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? हमको इसमें क्या निकालना है? x इंटू वाई की वैल्यू निकालनी। तो हमारे पास x और y की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। अब देखिए, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। अगर आपने 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा तो ये दो लीनियर इक्वेशन है और इसमें y और इसका y का साइन चेंज है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन को प्लस कर देंगे। ठीक है, जब हम प्लस करेंगे तो इस y से y कट जाएगा और x जोड़ के क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और उधर 28 में 12 जुड़ जाएगा। 8 में 2 जुड़ेगा, कितना होगा? 10, बचा 1, 2 1 3 और 1 4। ठीक है, अब इधर से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? ये 2 इधर गुणे में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा ऐसे। और 2 से जब हम भाग करेंगे तो x की वैल्यू 20 निकल के आएगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर 20 निकल के आ गई है और x और y जोड़ के 28 है तो y आपका कितना हो गया? y आपका हो गया 8, क्योंकि x और y तो जोड़ के 28 आया था। अब x और y जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। अब इनका गुणनफल कितना होगा? 8 दूनी 16, तो x और y का गुणनफल कितना होगा? 20 गुणे 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 और एक जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 160, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? 160 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपको डन हो गया। हमने क्या किया है? दो संख्याओं का योग 28 है, दो संख्याएं ले ली हैं x और y। x प्लस वाई को बराबर कर दिया, x प्लस वाई जोड़ के कर दिया है बराबर किसके? 28 के, क्योंकि वो कह रहा है कि 28 है। और उनका अंतर 12 है, यानी कि x माइनस वाई 12 है। फिर क्या किया है? दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ दिया है। जोड़ने से क्या हुआ? y कट गया, 2x की वैल्यू 40 के बराबर आ गई, यानी x की वैल्यू 20 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि 2 उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 20 है और दो संख्याएं जोड़ के 28 हो रहा है, यानी कि y की वैल्यू क्या है? 8 है। ठीक, y की वैल्यू 8 है, तभी x और y को जोड़ के 28 होगा, तो y की वैल्यू 8 आ गई। अब हमको दोनों x और y का मल्टीप्लाई निकालना है, यानी कि 20 और 8 का गुणा करना है। तो हम 20 और 8 का गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 160 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ में आया होगा आपको। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। 6 लगातार विषम संख्याएं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लगातार विषम संख्याएं कौन सी होंगी? अगर हम पहली विषम संख्या 3 ले लें तो इसके बाद दूसरी विषम संख्या कब आती है? जब हम 3 में 2 ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 2 के गैप पे ही तो आपका विषम संख्याएं आती हैं। फिर 5 आएगा, अब हम इस 5 में 2 ऐड कर दें तो तभी विषम संख्या आएगी, यानी कि 2 ऐड कर करके आपकी विषम संख्याएं आती हैं। इतनी सी बात आप जान गए। ठीक है, मैं पेन थोड़ा, एक सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पहली विषम संख्या है आपकी x। ठीक है, दूसरी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? x प्लस 2। ऐसे ऐसे करते हुए आपको कितने लेने हैं? 6 लगातार विषम संख्याएं लेनी है। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, 1 2 3 4 5, x प्लस 10। ये 6 आपकी विषम संख्याएं हो गए। ठीक है, ये 6 विषम संख्याएं हमने ले ली। दो के गैप पे क्यों लिया है? क्योंकि दो के गैप पे विषम संख्याएं आती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 3 अगर पहले, अब हमको ये तो मालूम नहीं है कि कौन सी संख्या से वो शुरू किया है, इसलिए हमने x माना है विषम संख्या को। ठीक है, का योग, इनका सबका क्या कर देंगे? योग, यानी कि सबको बीच में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो हम सबके बीच में प्लस किए दे रहे हैं। एक सेकेंड, ये देखिए मैंने सबके बीच में प्लस कर दिया। इनका योग सबसे बड़ी संख्या के, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी होगी? x प्लस 10 होगी। तो सबसे बड़ी संख्या के, यानी कि x प्लस 10 के, सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से, यानी कि 2 गुना इसका करेंगे, 38 अधिक है, यानी कि 38 और इसमें प्लस कर देंगे। ये हो गया आपका बराबर का साइन। ठीक है, ये अपना पूरा इक्वेशन बना है, थोड़ा लंबा सा इक्वेशन है। मैंने क्या किया है? 6 विषम संख्याएं ली हैं। कौन कौन सी विषम संख्याएं? x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10। मैंने प्लस 2 क्यों लिया है? क्योंकि 2 के गैप के बाद में आपकी विषम संख्याएं आती हैं। ठीक है, यानी कि पहली विषम संख्या अगर 3 है तो 2 छोड़ के 5 आपकी विषम संख्या होगी। समझ गए? फिर वो कह रहा है कि सबका योग, तो मैंने सारी संख्याओं को जोड़ दिया है।
उनका योग सबसे बड़ी संख्या के यानी कि x प्लस 10 के 2 गुने से 38 अधिक है, तो 2 गुने से 38 अधिक हमने कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे, x एक तरफ ऐड कर लेंगे तो 1x 2x 3x 4x 5x और 6x, तो आपका टोटल कितने x आए, 6x आए। प्लस अब हम नंबर ऐड कर लेंगे, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 और 10 30, कितना हो जाएगा 6x प्लस 30, और वो इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 20 और प्लस 30, 38 ज़्यादा है यानी कि 38 इसमें और ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम x को एक तरफ ले लेंगे, बाकी सारे नंबर्स एक तरफ ले लेंगे, तो ये 6x है इधर किस में है, प्लस में, और इधर 2x है ये प्लस में है, ये उधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 6x में से 2x चला गया, कितना बच गया 4x बच गया। ठीक है, ये 30 इधर किस में है, प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल 8 बचेगा, 20 और 8 28 होता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे उधर ले जाके तो 28 बचेगा आपका। अब ये 4 इधर गुणे में है, उधर जाएगा भाग में, यानी कि इससे कट जाएगा, 4 सते 28, तो x की वैल्यू आपका कितना आ गई 7 आ गई। ठीक है, इतना आप समझ गए कि x की वैल्यू आपकी 7 आ गई है। एक सेकंड, अब हम आपको बताते हैं कि इसमें करना क्या है, थोड़ा सा लंबा सवाल है। x की वैल्यू जब आपकी 7 आ गई है, अब वो कह रहा है कि जैसे x की वैल्यू आपकी 7 थी, एक सेकंड, जब x की वैल्यू आपकी 7 थी तो दूसरी संख्या कौन सी रही होगी, दूसरी, अब जैसे वो कह रहा है कि x की वैल्यू आपकी 7 थी यानी कि पहली विषम संख्या 7 थी, उसके बाद वाली विषम संख्या कौन सी है, लगातार है क्योंकि, तो दूसरी विषम संख्या कौन सी है 7 8 9, 9 के बाद दूसरी कौन सी है 11, क्योंकि 2 ऐड करते जाना है, 11 के बाद कौन सी है 13, 13 के बाद कौन सी है 15, 6 लेना है 1 2 3 4 5, और 15 के बाद कौन सी है 16 17। ठीक है, ये 7 आपकी विषम संख्याएं होंगी। अब इनको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 9 29, 29 और 3 32, 32 के 2 हासिल है 3, 3 1 4 1 5 1 6 और 1 7, तो आपका आंसर क्या आया 72, यानी कि उन 6 संख्याओं का योग कितना था 72 था। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है बट वो ऑप्शन सी आप मान लीजिए और उसका आंसर लिख लीजिए क्या 72। ठीक है, कैसे आया मैं फिर से समझाया देता हूँ। 6 लगातार विषम संख्याएं लेनी थी। लगातार विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि पहली संख्या कौन है, तो पहली संख्या हमने ये x को मान लिया है। लगातार लेनी है तो सब में 2 2 ऐड करते जाएंगे, क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपकी कोई संख्या है, पहली संख्या है 3, तो उसके बाद की दूसरी विषम संख्या कब आएगी 4 और 5, यानी कि 2 ऐड करेंगे 3 में तब आएगी। फिर 5 के बाद दूसरी विषम संख्या कब आएगी, जब 5 में 2 ऐड करेंगे यानी कि 7 आएगी। तो 2 2 ऐड करके आपकी विषम संख्याएं आ रही हैं। तो हमने पहली विषम संख्या ली x में की दूसरी, x के बाद वाली दूसरी विषम संख्या कौन सी होगी x प्लस 2, फिर x प्लस 2 के बाद वाली कौन सी होगी x प्लस 4, क्योंकि हर संख्या में 2 2 ऐड करते जाना है आगे। ठीक है, सब हो गया। फिर वो कह रहा है कि उन सबका योग सबसे बड़ी संख्या के, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें सबसे ज़्यादा ऐड हुआ होगा, यानी कि x प्लस 10। तो सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 अधिक है, तो 2 गुने से 38 अधिक हमने कर दिया। फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो पहली संख्या हमको मिल गई, x की वैल्यू हमको मिल गई 7, यानी कि पहली विषम संख्या 7 थी। तो पहली विषम संख्या अगर 7 थी तो दूसरी कौन सी रही होगी 9, तीसरी कौन सी होगी 11, चौथी कौन सी होगी 13, फिर 15, फिर 17, फिर इन सबका योग हमने कर दिया, 72 हमारा आंसर आ गया। ये सबसे ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप कि आप समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, जितने भी जिफ टाइप के क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ। अगर सरल क्वेश्चन आपको लग रहे हैं तो सरल आए हैं भाई, तो मैं करवा रहा हूँ। कठिन क्वेश्चन आपको लग रहे हैं तो कठिन आए हैं, मैं करवा रहा हूँ। इसमें सारे क्वेश्चन ही सरल हैं। आपको एसएससी के क्वेश्चन करवा के, हार्ड क्वेश्चन करवा के ये बताया जाता है कि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आएंगे, तैयारी अच्छी रखो ताकि अपने कोर्सेस बेचे जा सकें। भाई मैं तो यहाँ कोई कोर्स बेच नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको ये बताऊँगा कि इतने कठिन नहीं आते हैं। आपको बेसिक पढ़ना है, बेसिक अच्छे से आना चाहिए, आपके क्वेश्चन एग्जाम में लग जाएंगे। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 उसमें बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, 10th लेवल के। 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपका 20 में 15 स्कोर भी आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है। एवरेज हर बच्चे का 15 स्कोर ही होता है 20 में से क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान देंगे कि आपको 20 में से 15 क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको एसएससी प्रोफिशिएंट नहीं बनना है। ठीक है, आपको मैथ का प्रोफेसर नहीं बनना है। आप 20 में 20 ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी मैथ तेज़ है फिर तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी मैथ नहीं तेज़ है और आप ज़बरदस्ती सोच रहे हैं कि नहीं 20 में 20 ले आएंगे, तो मुझे लगता है कि आप अपना नुकसान करा बैठेंगे। इससे अच्छा आप रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, हिंदी की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, क्योंकि सिली मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, उसमें आपके नंबर्स बढ़ सकते हैं। इसमें आपके नंबर्स कटेंगे ही कटेंगे अगर आप ज़बरदस्ती मैथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो।
ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? देखिए, अगर ये उस पे है कि आप कितने ऑप्शंस पे जाते हैं और अभाज्य संख्या ढूंढते हैं, तो इसमें से आपकी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 1001 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 7, 11, 13 का लासा होता है। ठीक है, तो ये 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है। तो जब हमको पहला ही क्वेश्चन मिल गया कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम आपसे क्या करेंगे, तो हम इसी को लिख देंगे कि ये एक भाज्य संख्या है, ये आपका भाज्य संख्या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है? कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है, यानी कि कौन सा अभाज्य है? तो इसमें मैं चेक करता हूं, 433 बी आपकी ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य नहीं है। मैं इसको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये चेक करने वाली ही चीज़ है कि आप सारी संख्याओं को चेक करेंगे ऑप्शन वाइज और उसको देखेंगे कि कौन सी संख्या कट रही है, कौन सी नहीं कट रही है। हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन ऐसा है जो कि डिविजिबिलिटी रूल पे है, और डिविजिबिलिटी रूल क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। 2 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कीजिए संख्या पद्धति के लिए, एक तो डिविजिबिलिटी रूल, दूसरा इकाई का अंक। इकाई के अंक से एक ना एक क्वेश्चन पक्की बात है कि पूछा जाएगा, अगर आपकी किस्मत ज़्यादा खराब नहीं हुई तो इकाई का अंक जरूर आएगा। ठीक है, इस बार भी 17 को जो एग्जाम हुआ था जो कि रद्द हो गया है, उसमें भी पूछा गया था। तो इकाई के अंक के लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, उसे आप देख सकते हैं, बाकी आप इसमें से भी देख सकते हैं। कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य नहीं? अब देखिए, 12 का कोई अलग से डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है। 12 से वही संख्या विभाज्य होगी जो कि 4 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। ठीक है, तो हम इसमें चेक करेंगे कि 4 से, अब 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट के 2 नंबर्स आपके विभाज्य होने चाहिए। जैसे ये 533 लिखा है, तो लास्ट के 2 नंबर क्या है, 33, ये 4 से विभाज्य है। पूरी तरह विभाज्य नहीं है तो ये संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं है। अगर ये पूरी तरह से विभाज्य है तो 4 से विभाज्य होगी। तो इसमें सारी संख्याएं ऐसी हैं जो कि 4 से पूरा विभाज्य है। यानी कि अब हमको किससे डिविजिबिलिटी रूल देखना है, 3 से। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हम हर नंबर का सम करेंगे। यानी कि अगर 1901 लिखा है तो 9 1 10 और 1 11, 11 आपका आए। अब 11 को 3 से विभाज्य करेंगे। अगर ये पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है यानी कि ये पूरा नंबर भी विभाज्य होगा, अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। तो हम इसको देखेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1 13 और 7 20। 20 आपके 3 से विभाज्य है, नहीं है, यानी कि पहला नंबर कट गया। फिर 6 5 11, 8 19, 19 20 21, 21 और 8 29, 29 आपके 3 से विभाज्य है, नहीं है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी कट गया, नहीं होगा। 6 6 12 1 13, 13 और 9, 13 3 16, 16 4 20 और 5 25 और 4 29, 29 भी आपके 3 से विभाज्य नहीं है, यानी कि ये नहीं कटेगा। अब जब तीनों ऑप्शन कट गए तो जाहिर सी बात है कि डी वाला आपका आंसर होगा। इसको आप करके देखिए, 8 2 10, 10 2 12, 12 7 19, 19 और 5 24, 24 आया, और 3, ये 24 3 से पूरी तरीके से विभाज्य है, 3 8 24, यानी कि ये नंबर 3 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है, तो ये 12 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल का अलग से क्वेश्चन, अलग से थ्योरी क्लास आपको दे दी जाएगी अगर आप बोलते हैं तो। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग टाइप का भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपके डिविजिबिलिटी रूल पे है। आप डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि पूछे जा रहे हैं। 5 अंकों की एक संख्या 247x8 44 से विभाजित होती है। अब कोई संख्या अगर 44 से विभाजित होती है तो उसका क्या रूल है, अलग से कोई रूल नहीं है, वो संख्या 11 और 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं पहले आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताता हूँ, उसके बाद करता हूँ। जैसे मान लीजिए 24778, ये आपका लिखा हुआ है कोई नंबर। अब ये 11 से विभाज्य कब होगा, हम एक एक नंबर छोड़ के लास्ट से गिनना शुरू करेंगे। तो 8 2 10 और 1 17, 17 फिर माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, 7 और 4 7 8 9 10 11, 17 और 11। ठीक है, अब इसको हम जब माइनस करेंगे तो क्या आया, 6 आया। अब हम इस 6 को 11 से डिवाइड करके देखेंगे, या तो ये 0 आना चाहिए कि पूरा पूरा वो हो जाए, 0 आएगा तब भी वो 11 0 में 0 कट जाएगा। और ये 11 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर 11 से ऊपर की कोई संख्या आ रही है जो कि 11 से डिवाइड हो रही है, तो समझ लीजिए कि ये पूरी संख्या डिवाइड हो रही है। अब ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड नहीं हुई। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप सीख गए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट के 2 अंक होने चाहिए आपके, लास्ट के 2 अंक 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 247, एक सेकंड, 2 4 7, फिर एक गैप छोड़ते हैं 8। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमको कोई ऐसा नंबर रखना है कि लास्ट के 2 अंक आपके 4 से भी डिवाइड हो जाएं और ये पूरा संख्या 11 से भी डिवाइड हो जाए। तो हम करेंगे क्या, एक एक अंक छोड़ के हमको गिनना है। तो 8 2 10 और 7 17। ठीक है, इसमें माइनस करेंगे 4 और
ये 6। अब देखिए 17 में हम मिनिमम कौन सी संख्या माइनस कर दें कि वो 11 से पूरी पूरी कट जाए, क्योंकि ये पूरी संख्या हमको 11 से विभाजित करनी है। ऐसा नहीं है कि हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको करनी ही है। x की जगह पे कोई ऐसी संख्या रखनी है कि वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो अगर हम इसकी जगह पे 2 रखते हैं, है ना, तो 4 और 2 ऐड होके 6 हो जाएंगे, और 6 जब इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है 11 से। या और अगर हम यहाँ पे 2 रख दें तो 2 और 8 28 आपकी 4 से पूरी पूरी विभाजित होती है। यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 रख दें तो ये पूरी संख्या 11 से भी विभाजित हो जाएगी और 4 से भी विभाजित हो जाएगी, और जब दोनों से विभाजित हो जाएगी तो ये 44 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इस तरीके से हम चेक कर लेंगे, यही एक सही तरीका होता है चेक करने का, ठीक है। समझ गए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या एक ABC है, इसमें A 9वें स्थान पे, B 10वें स्थान पे, C इकाई के स्थान पे है। अब इस संख्या को ABC के रूप में लिखा गया है, यानी कि 100 है, तो आपको ABC की जगह पे लिखा गया है, ठीक है। तो 7, 11 और 13 के लासा से विभाजित किया जाता है। 7, 11 और 13 का लासा आपका 1001 होता है, ठीक है। तो इसमें वही संख्या बचती है जो कि शुरुआत की 3 संख्या है, यानी कि ABC। तो इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद कर लेने वाली चीज़ है कि इस पे सवाल पूछे ही जाते हैं। SSC में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा वो हो जाएगा कि अगर आप 7, 11 और 13 से विभाजित कर रहे हैं तो शुरुआत के 3 अंक ही जो होते हैं वही आपके परिणाम में बचते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, शेषफल ज्ञात करें। अब 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या कौन सी होगी, ये हम 13 के पहाड़े में देख लेंगे। तो 13 का पहाड़ा आप पढ़िए, 13 26 13 8 104, यानी कि 104 एक ऐसी संख्या है जो कि 13 से पूरी पूरी विभाजित होती है, ठीक है। ये सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या भी है, ठीक। अब इसको क्या किया गया है कि 16 से विभाजित किया गया है, तो 16 से विभाजित कर लेंगे। 16 छंगा 96, क्या बचा, 8 बचा, और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। शेषफल कितना बच गया आपका, 8 बच गया। डी, सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या जो कि 13 के पहाड़े में आएगी, ठीक। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या फिर आप बैक करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग, यानी कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 64 है, वो कह रहा है, और इन्हीं दोनों का योग बताना है, x प्लस x आपको बताना है, ठीक है। तो इन दोनों पूर्णांकों का योग क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और उधर क्या है 64, इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, यानी 64 लगेगा, और 64 बाहर आएगा तो किस में आएगा, 8 में आएगा, यानी कि x क्या है 8। अब इसी x को 2 बार जोड़ेंगे, 8 + 8 तो कितना होगा, 16 होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हर स्लाइड में मतलब 2 से 3 क्वेश्चन मैंने एवरेज करवाए हैं, 8 स्लाइड हैं आपके, लगभग 16 से 17 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हुए हैं, ठीक। जितने भी इजी क्वेश्चन थे, कठिन क्वेश्चन थे, सब इसमें दे दिए हैं, यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आए हैं। आप RWA की बुक उठा लीजिए, वहीं से लिए गए हैं, वहीं पे आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा थ्योरी की हम अलग से वीडियो बनाएंगे, हाँ थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से करवाएंगे जिसमें आपके क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस के लिए अलग से होंगे, ठीक। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा उस पर गौर करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक आना चाहिए। आपके 20 में से 15 क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे अगर आपको बेसिक आता है तो, और इतने में आपका पेपर निकल जाएगा। रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि सिली मिस्टेक उसी में होती है। रीजनिंग और हिंदी पे ज़्यादा फोकस रखिए, वही आपको नंबर दिलाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसे समाप्त करते हैं। आप चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।